वेलकम बैक ज्ञान विविधय चैनल। आप सभी का ज्ञान विविधय चैनल में फिर से स्वागत है। हमारा विज्ञान विषय चल रहा है। हमने पिछला जो लेसन था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। संसाधन से क्या अभिप्राय है? संसाधन का मतलब होता है ऐसे स्रोत जिनके फलस्वरूप हम कोई ना कोई हमारी लाइफ में उनका कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जिसके बगैर हम वो कार्य संपन्न नहीं कर सकते, अर्थात ऐसे साधन है जो हमारे जीवन में वो शामिल हो चुके हैं। प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाने वाले, प्रकृति ने हमें दिए हैं और उन संसाधनों का उन साधनों का उपयोग हम कर रहे हैं, उपभोग हम कर रहे हैं और आने वाले समय तक वो संसाधन वैसे ही बने रहे। इसके लिए काफी सारे उपाय हम करते रहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। आज हम इसी से संबंधित कुछ जानकारी करने वाले हैं। इस चैप्टर में इसी से संबंधित कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन का तात्पर्य। तात्पर्य का मतलब कि ये प्रमुख प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त से अभिप्राय क्या है? प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो श्वसन क्रिया के लिए हमें क्या चाहिए? गैस, कौन सी? ऑक्सीजन। अंदर जाकर के ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में हो रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप अवशिष्ट कारक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड के श्वसन मार्ग से होते हुए बाहर की तरफ निष्कासित हो रही है, अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कहाँ से हो रहा है? प्रकृति से हो रहा है। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन निर्मित कर रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है? प्रकाश जो प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे जो प्रकृति के अंदर ही उपस्थित जीव है जो कि पादप प्रकृति का है। तो ऐसे स्थिति में ये जो कार्य हो रहा है जिसके फलस्वरूप हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पादप ने भोजन बनाया और वो भोजन हम तक पहुंच गया, हमने भोजन को प्राप्त किया हमारे शरीर की कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये जितने भी संसाधन है जिनको हमें प्रकृति प्रदान कर रही है वो सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, यानी प्राकृतिक संसाधन है उसके प्रकार। प्राकृतिक संसाधन कितने होते हैं? इनको 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। जैसे पहले है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। पहला है विकास एवं प्रयोग पर आधारित। इनको साथ साथ में नोट कर लेना, या ये लिखे जाने के बाद में आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने स्वयं के नोट्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन का पहला प्रकार है जिसमें विकास एवं प्रयोग के आधार पर। विकास और प्रयोग के आधार पर क्या है? विकास से अभिप्राय क्या है? जो कि बनने की एक प्रक्रिया है, यानी उसका विकास कैसे हो, वो कैसे बने, प्राकृतिक संसाधन उनके रूप में वो कैसे आए। फिर है प्रयोग। प्रयोग का मतलब कि उसका हम प्रयोग कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से हो रहा है। ये जो विकास एवं प्रयोग पर आधारित है, इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वास्तविक संसाधन है, एक है संभाव्य वास्तविक प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है ये, इसका पहला प्रकार है, दूसरा है संभाव्य प्राकृतिक संसाधन। ये
विकास और प्रयोग की प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, और फिर उसके आधार पर हम उसको उपयोग में लेते हैं। तो ये दो प्रकार हैं जिसके अंदर जैसे पहले प्राकृतिक संसाधन वास्तविक प्राकृतिक संसाधन दिया। वास्तविक का मतलब क्या है, जिनकी एक्चुअल में हमें जानकारी होती है, यानी जिनकी जानकारी हमारे पास में होती है। ठीक है, जानकारी से अभिप्राय क्या है कि कोई भी संसाधन है उसकी क्या मात्रा है, क्या उसका उपयोग किया जाना है, कितनी मात्रा में उसको उपयोग किया जा सकता है, उसकी संरचना क्या होगी, ये सारी जानकारी यदि हमारे पास में है तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि वो वास्तविक प्राकृतिक संसाधन है जो विकास और प्रयोग पर आधारित संसाधन है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो महाराष्ट्र है इसके अंदर काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी। ये काली मिट्टी जो है इसकी मात्रा पता है, उसकी संरचना का पता है, कितनी मात्रा है, कितने समय तक उसको उपयोग में ले सकते हैं, और कितनी मात्रा में उसको उपयोग में लिया जाए तो कितने समय तक वो चल रही है या चल सकती है, वो उसके क्या कहलाएंगे, वास्तविक प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है संभाव्य। संभाव्य का मतलब क्या होता है, संभावना। संभावना से क्या अभिप्राय है, जैसे कि अपने ये पवन चक्कियां हैं, बहुत पहले से चली आ रही है कि पवन चक्कियां हैं, पवन जैसे वायु का वेग आता है उसमें टरबाइन घूमता है, उससे फिर कोई विद्युत उत्पन्न होती है। ठीक है, हमें नहीं पता कैसे होती है, क्या होती है, सिर्फ इतना पता था पहले, बहुत साल पहले, कि पवन चक्कियां चलती है तेज वेग के साथ में। तो ये पवन चक्कियां चल रही हैं, आज उसका उपयोग हम कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत पहले से इसकी जानकारी थी और आज उसका प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे, संभाव्य, यानी संभावना है कि आज के समय में जिस पवन चक्की को, जिस सौर ऊर्जा को हम घरों तक पहुंचा रहे हैं, पहुंच रही है, तो ऐसे संसाधन पहले से मौजूद थे, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ी सी वो जानकारी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आज के समय में उसको हम समुचित प्रकार से उपयोग में ले रहे हैं। तो ऐसे ही आज के समय में कुछ जानकारी ऐसी है जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है, जिनका आने वाले समय में उपयोग किया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, वो होगा एक इजरायली माध्यम है जिसके द्वारा पेट्रोल को उत्पादित किया जा सकता है, यानी ईंधन को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में वो किया जाना है, कब होगा, किस प्रकार से होगा, क्या प्रोसेस होगी, वो सारी प्रक्रियाएं चल रही है। तो आने वाले समय में उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि उससे पेट्रोलियम पदार्थ है उनको निर्मित किया जा सकेगा। तो इसका मतलब कि वो संभावना है, वो संभावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से इसका उपयोग होता है। दूसरा है उद्गम पर आधारित। उद्गम पर आधारित, उद्गम का मतलब क्या होता है, जो उसकी स्थिति है, कहां से उत्पन्न है। ठीक है, ये भी क्या है, दो प्रकार के हैं, एक तो है जैव संसाधन और दूसरा है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव। जैसे नाम से पता चल रहा है, जैव का मतलब जीव से है और अजैव का मतलब निर्जीव वस्तु, जैव जीव जंतु। ठीक है, जीव जंतु, जीव जंतुओं के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, जैसे जीव है वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे के लिए संसाधन का कार्य करते हैं। छोटे से एग्जांपल से हम समझे कि जीवाश्म है, जीवाश्म किसके थे, जीवों के अंश थे, और उनसे जब पृथ्वी का दाब बढ़ा और ताप बढ़ना प्रारंभ हो गया तो वो क्या हुए, अंदर ही अंदर वायु की अनुपस्थिति में जलते रहे, जल करके उनसे कोयला बन गया या डीजल, पेट्रोल, इस प्रकार के जो अभी प्राकृतिक गैसें हैं या पेट्रोलियम पदार्थ है, इन सब का क्या हुआ, उसमें निर्माण हो गया। यानी ये प्रोसेस काफी लंबे समय से चला रहा है, बहुत समय भी लगा है इसको बनाने में, लेकिन वो कहाँ से चल रहा था, किनके द्वारा चल रहा था, जीव जंतुओं के अवशेषों से। ठीक है, तो ये संसाधन कहाँ से मिल रहे हैं, जीव जंतुओं से मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन उद्गम पर आधारित।
ठीक है। अजैव संसाधन, अजैव मतलब निर्जीव घटक है। जैसे अभी हमने श्वसन क्रिया की बात की, वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में पहुंच रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, अजैविक घटक है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य से प्रदत्त ऊर्जा है, उसको हम घरों में उपयोग में ले रहे हैं, यानी सोलर प्लांट के माध्यम से कोई ना कोई उसका उपयोग हो रहा है। पवन चक्की की भी अभी बात की थी, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन में है, यानी सूर्य है, या इस प्रकार से ये पवन चक्कियों का उदाहरण यानी वायु से संबंधित हमने लिया। तो ये सारे क्या है, जल है, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है जो कि अजैविक घटक के अंतर्गत रखा जाता है। ये जीव जंतु हो गए, और इसके अंदर हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाश है, वायु है, या गैस है, या जल, ये सारे क्या है, अजैविक संसाधन है जिनको हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। तीसरा है भंडारण एवं वितरण, ये दूसरा था, और अब तीसरा है भंडारण एवं वितरण पर आधारित। वितरण पर आधारित, ठीक है। ये भी क्या है, दो प्रकार, जैसे पहले इसके बारे में देखिए भंडारण। भंडारण का मतलब क्या होता है, उसको स्टोर करके रखना। स्टोर का मतलब क्या है, संचय करके रखना, जैसे जैसे आवश्यकता होती है उसको उपयोग में लिया जाता है। वितरण, वितरण का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, कि कुछ ऐसे संसाधन है या कुछ ऐसे अवयव है जो कि यहाँ पर कुछ मात्रा में मौजूद है और दूसरी जगह पर मौजूद नहीं है। जैसे हम देखते हैं टंगस्टन धातु है वो कहीं एक जगह पर मिलेगी, तांबा है वो कहीं एक जगह पर मिलेगा, कोयला है वो भी कहीं पर मौजूद होता है, या कोई धातु के बारे में बात करें तो सभी क्या है, अलग अलग जगह पर इनका वितरण रहता है, इनकी उत्पत्ति होती है। वहां से फिर उनको लेकर के कहीं ना कहीं जहां आवश्यकता होती है वहां तक उनको सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में वो जो अवयव है उनको हम क्या कहेंगे, भंडारण एवं वितरण पर आधारित प्राकृतिक संसाधन है। ये भी क्या दो प्रकार से है, एक तो सर्वव्यापक है और एक स्थानीय। सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानीय। नाम से पता चल रहा है, सर्वव्यापक का मतलब क्या है, जो कि सभी जगह पर समान रूप से उपस्थित है। कोई उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि वायु सर्वव्यापक है, यानी सभी जगह पर मौजूद रहेगी, जिसको हम प्राकृतिक संसाधन के तौर पर उपयोग में लेते हैं, या जंतु, कोई भी जंतु है वो उसको उपयोग में लेगा, या कोई भी पादप है वो उसको उपयोग में लेता है। स्थानीय का मतलब क्या होता है, किसी विशेष स्थान से, विशेष स्थान का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने कहा कोयला कोई एक जगह पर कोई खान होगी वहां से निकलेगा, वहां से उत्पादित होगा। टंगस्टन धातु है वो है, कॉपर, तांबा है, लोहा है, ये जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहां के उद्गम वहां जहां पर उपस्थित है वो उसका स्थान क्या कहलाएगा, स्थानिक। जैसे कॉपर है, तांबा, तांबा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉपर जगह है सिंगाना के पास में वहां पर मौजूद है, तो इसका मतलब तांबा का वो पर्टिकुलर जगह हो गई, वहां से उसको खान से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों तक, विभिन्न जगह पर पूरे भारत में या विश्व में पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कोई भी धातु ले तो वो क्या होगी, स्थानिक प्राकृतिक संसाधन हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार से इनका जो वितरण है उस आधार पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसके बारे में फटाफट इसको नोट भी कर सकते हो। अब हम मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधन जो दो प्रकार से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक तो है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन यानी कि दो प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। एक तो है नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जिसको हम पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होगी। अनवीकरणीय
नवीकरणीय का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग हो गया उसको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होगा, यानी बहुत लंबी प्रोसेस होगी, बहुत लंबा समय अंतराल होगा, उसके बाद में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। नवीकरणीय का मतलब होता है जैसे सौर ऊर्जा है, इसको हम नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सोलर प्लांट हमने घर में लगा लिया, वो हमारी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है उस सौर ऊर्जा को। इसका मतलब क्या हो गया कि वो नवीकरणीय है। वायु में जो प्राकृतिक संसाधन है वायुमंडल में मौजूद है उसको हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो क्या है, नवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब क्या हुआ, जिसका एक बार उपभोग हो गया उसको दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद में प्राप्त होते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है या पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है या प्राकृतिक गैस है, ये किससे बनी है, जीवों के अंशों से बनी है, यानी जीव के अवशेष से बनी है, जो काफी हजारों साल के अंतराल से प्राप्त हुए हैं। सपोज लीजिए कोयला या पेट्रोलियम पदार्थ वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, ठीक है, उसको पुनः बनाने के लिए यानी नए कोयले को या पेट्रोलियम पदार्थ को बनाने के लिए कोई हजारों साल लग जाएंगे, क्योंकि दाब भी देना पड़ेगा, ताप भी देना पड़ेगा, जिससे कि वो अंदर ही अंदर वायु में अनुपस्थिति में वो जलेगा। जलने के बाद में हमें पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला, इस प्रकार के अवयव हमें उनसे प्राप्त हो गए, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन मुख्य तौर पर ये दो भागों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। ये भी प्राकृतिक संसाधन के प्रकार हैं जिनको हमने तीन प्रकार से लिया था, ये इसका दूसरा प्रकार था और ये इसका तीसरा प्रकार था, ठीक है। मेन जो है वो दो प्रकार से पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, छठे साधनों में भी आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधन को देख सकते हैं। अब हमारे पास में है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका प्रबंधन कैसे किया जाए, जिससे कि जो लगातार इनमें कमी आ रही है या इनके द्वारा जो हमें लाभ दिया जा रहा है उसमें कुछ कमी आ रही है, उसको हम समुचित तरीके से प्राप्त कर सकें, तो इसका प्रबंधन करना अनिवार्य है। वो प्रबंधन हमारे द्वारा कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से हमें इसका समुचित प्रकार से उपयोग करें, जिससे कि लंबे समय तक इन संसाधनों को हम काम में ले सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है। अब इसके बारे में थ्योरेटिकल कोर्स में पूरा, जैसे सबसे पहले इसके अंदर हम ये देखते हैं प्रबंधन होता है। प्रबंधन से अभिप्राय क्या है कि जो भी हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें समुचित तरीके से करना है। हम पढ़ते भी आ रहे हैं विवेकपूर्ण से, ठीक है। जैसे हम विद्युत ऊर्जा के बारे में ले रहे थे, पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर मैंने कुछ ऊर्जा से संबंधित बातें बताई थी, कार्य ऊर्जा शक्ति लिया था, तो उसमें विद्युत ऊर्जा से संबंधित हमने लिया था कि किस प्रकार से विद्युत उपकरण होते हैं, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार लिखे हुए, क्यों उनका उपयोग हमें करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बिजली को बचाते हैं, विद्युत को बचाते हैं। तो ऐसे ही वो क्या है, हमारा प्रबंधन है, जिससे कि हम विद्युत ऊर्जा को कम से कम उपयोग करें, यानी उसको जो क्षय है या खपत है उसमें कुछ कमी लाए। ऐसी स्थिति में हमें वो ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कंडीशन प्राकृतिक संसाधनों की है, कोयले को जलाते रहेंगे, उपयोग में नहीं आ रहा है, फिर भी हम जला रहे हैं, वो जल रहा है, बड़ा है, ईंधन लकड़ियां हैं वो जल रही है, उधर हमारा कोई ध्यान नहीं है, हमें कोई काम भी करना है या नहीं करना है, वो लकड़ियां जल रही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे लिए क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, और आने वाले समय में ये स्थिति भी आ सकती है हमारे जो आगे की पीढ़ियां हैं कि उनको वो संसाधन उपलब्धि ना हो, जो आज हम लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं, बेवजह उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें सोच समझ करके उसका प्रबंधन किया
जाए हमारे द्वारा, तो ऐसे स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों को और भी लंबे समय तक हम चला सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एक बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, उससे आधार पर। जैसे सबसे पहले है न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। पहला है इसका पॉइंट न्याय संगत उपयोग एवं संरक्षण। न्याय संगत का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ अपना ही नहीं देखना, आने वाली पीढ़ी को भी देखना है। तो ऐसे स्थिति में यदि हम उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ऐसे तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठाए, दूसरा प्रकृति जो है वो भी संतुलित रहेगी, जिससे कि प्रकृति यदि खुश रहेगी तो हमें ये संसाधन इजीली और तरीके से सिस्टम से मिलते रहेंगे। यदि हम प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं तो प्रकृति भी क्या करेगी, अपना बदला लेगी। अपना बदला लेने का मतलब क्या है, संसाधन का दुरुपयोग होने से वो क्या हो जाएगी, प्राकृतिक असंतुलन आ जाएगा। असंतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगी कि जो भी हम इसके ऊपर डिपेंड है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड है, वो हमारे डिपेंड जो उसके ऊपर आधारित जो स्थितियां कंडीशन है उसको क्या कर देगा, वो अव्यवस्थित कर देगा या असंतुलित कर देगा, जिससे कि हमें बहुत प्रकार से नुकसान भी हो सकता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आजकल हम आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ओजोन परत में छिद्र, ठीक है। ओजोन परत है, उसका कार्य क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। अब जब उसके ऊपर ये स्थिति है, ओजोन बना हुआ किससे है, O3 से, ठीक है। ये O3 जो है वो क्या कर रहा है, हानिकारक जो किरणें आ रही है सूर्य से, उन किरणों को यहीं पर रोकने का कार्य कर रहा है, हम तक पहुंचने नहीं देता है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे संसाधनों को काम में ले रहे हैं जो कि चाहते हुए भी हम उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं, हमें पता है कि ओजोन में छिद्र हो रहा है, छिद्र होने का मतलब क्या हुआ, इसमें ऐसी जगह बन गई जिससे ये क्या हो जाएगी, पृथ्वी तल पे प्रकाश की किरणें, हानिकारक पैराबैंगनी किरणें वो आएंगी तो मनुष्य जाति है या अन्य जंतु जाते हैं या वनस्पति है, सबको क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट नुकसान होगा। तो ऐसे स्थिति में हमें उसको बचाना है। बचाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकृति का सहयोग करेंगे। प्रकृति का सहयोग करने से अभिप्राय क्या है, जिससे ये छिद्र बन रहा है उसका उपयोग हम कम करते हैं। जैसे हम मोस्टली इन दिनों में कोविड-19 वाला कहर चल रहा है, तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 है, इसके लिए कहा गया कि 36 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ पर ये नष्ट हो जाता है, या फिर उसके जो कार्य प्रणाली है वो उस टेम्परेचर तक भी निष्प्रभावी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में एसी वगैरह है या ठंडी वस्तु का सेवन वो कम करने, यानी फ्रिज और जो एसी वातावरणीय है जिनसे CFC निकल रही है उसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये कम करेंगे तो ओजोन परत में जो छिद्र बन रहा है उसमें भी क्या हो जाएगा, कमी आएगी। कमी का मतलब क्या है, यदि इसका उपयोग बढ़ता रहेगा तो ये बढ़ती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, इसको नियंत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। भले ही कोविड-19 का एक मामला हो, लेकिन फिर भी इसका हो रहा है। दूसरा, इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने का मतलब क्या है, कोई व्हीकल भी नहीं निकाल पाते। व्हीकल जो प्रत्येक घर के अंदर एक नेसेसरी बन गई, आवश्यकता बन गई है। एक घर में जैसे 4 प्राणी, 4 सदस्य हैं, उनके पास में 4 व्हीकल मिलते हैं, और वो 4 व्हीकल है, जब वो रोड पर जाते हैं तो प्रदूषण भी फैलता है। प्रदूषण फैल रहा है तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल स्तर बढ़ने को है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब जब भी ये स्थिति बढ़ने वाली है कि प्रकृति हमारे साथ नहीं देने वाली, तो ऐसी स्थिति में क्यों ना हम इसका संरक्षण ऐसा करें जिससे कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपभोग हम तरीके से करें, सिस्टम से करें, एक न्यायपूर्ण करें, जिससे कि उसका संरक्षण भी हो जाए और आने वाले समय में उसका जो उपयोग है वो अधिक से अधिक
हो जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उसका उपभोग हमें न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इसका उपयोग किया जाना है। दूसरा है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षित क्यों करना है। बार बार मैं कह रही हूँ आने वाली पीढ़ी में उसका उपभोग करें। यानी जो सीमित भंडार के रूप में है उस सीमित भंडार को हमें बरकरार रखना है जब तक उसका कोई दूसरा विकल्प ना आ जाए। तो इसका मतलब कि उसके संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों को बचाना क्यों है क्योंकि जब तक वो है तब तक हमारे प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। यदि उसमें कोई भी एक कड़ी छूट जाती है, जैसे जीव जंतुओं से संबंधित ले हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उत्पादक या उपभोक्ताओं से जुड़े हुए हैं। तो उपभोक्ता में एक कड़ी को गायब कर दे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रकृति में असंतुलन की स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उस प्राकृतिक असंतुलन को बनाए असंतुलन की स्थिति को हमें हटाना है, उससे बचना है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उसके संरक्षण की आवश्यकता है, जो हम लोग ही कर सकते हैं। यानी मनुष्य जाति ही उसका ये कार्य कर सकता है। कोई जंतु तो करेगा नहीं, जंतु को तो इतना मस्तिष्क दिया ही नहीं है, इतनी ब्रेन में पावर दी नहीं है, मनुष्य के अंदर है। तो क्यों ना वो मनुष्य इसके संरक्षण को आसानी से करने का प्रयास करें। कि इससे अभिप्राय ये नहीं है कि हम कंजूसी से कोई कार्य करें। कंजूसी से अभिप्राय क्या है, सपोज कीजिए घर में 4 सदस्य, अभी हमने बात की 4 व्हीकल है, 2 सदस्य ऐसे हैं जिनको एक ही कॉलेज में या स्कूल के अंदर जाना है, यानी एक ही जगह पर जाना है। वो दोनों अलग अलग व्हीकल लेकर क्यों जाए। यदि वो एक ही व्हीकल से जाते हैं तो इसका मतलब पेट्रोल बच गया, डीजल बच गया। ये पेट्रोलियम पदार्थ क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यदि इसकी बचत हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राकृतिक संसाधन को हम संरक्षित कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन का हम संरक्षण कर रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये भंडार क्या है, सीमित है। ठीक है, कंजूसी से अभिप्राय क्या है कि यहाँ पर तो हमने अपने दिमाग से काम लिया, विवेकपूर्ण तरीके से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको स्टोर करके रखें। ठीक है, स्टोर करके रखने से यानी 2-3 साल तक मैंने एक स्कूटी है उसके अंदर तेल डलवा कर छोड़ दिया, उसको छेड़ा ही नहीं, 2-3 साल तक वो वैसे ऐसी पड़ी है। तो वो स्कूटी क्या हो रही है वहां पर, वो स्कूटी धीरे धीरे हम देखेंगे कि उसमें कुछ जंग आ गया है या कुछ ऐसे कार्य प्रणालियां की बैटरी उसकी जा चुकी है, वो अब कार्य नहीं कर रही। तो फिर लेने से फायदा क्या होगा। कहने का मतलब कि कंजूसी इतनी भी नहीं करनी कि उसको हम बचा करके रखेंगे कि नहीं भाई मेरा बेटा बेटी है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो उसको काम मिलेगा, इसमें डीजल पेट्रोल भरवा करके हम रखते हैं। हो सकता है आने वाले समय में उसके दाम बढ़ जाए तो हमने स्टोर करके रखें। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसका संरक्षण करने की आवश्यकता पर हमें विशेष ध्यान देना है। तीसरा है संसाधन के संरक्षण के उपाय, यानी संसाधन है, संसाधन के संरक्षण के उपाय संरक्षण के उपाय जैसे प्राकृतिक पेट्रोलियम पदार्थ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उसी का भंडारण क्षयित हो रहा है, कमी उसी में आ रही है। पेट्रोलियम पदार्थ है उसको संरक्षित करने के लिए उसके विशेष फोकस किया जाना चाहिए। दूसरा जैसे वन है, वन की कटाई हो रही है मनुष्य अपने भलाई के लिए, यानी जैसे मुझे फर्नीचर की आवश्यकता है, मैं क्या करूंगी, पैसे दूंगी और अच्छे से लकड़ी के लिए कहूंगी कि मुझे इस लकड़ी के सागवान है या कहीं से, मुझे नहीं पता कहाँ से आप लकड़ी लेकर आएंगे, मुझे उस लकड़ी की फर्नीचर की आवश्यकता है। तो वो लकड़ी मेरे लिए आएगी, यानी मैंने पैसे दिए हैं तो वो व्यक्ति मुझे ला करके देगा, जो ठेकेदार होगा जो भी है।
अब मुझे वहां पर कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ से लेकर आ रहा है, अर्थात मैंने सिर्फ अपने ही बढ़ाई को देखा है। ये नहीं देखा कि जहां से वो लेकर आएंगे उस पेड़ के ऊपर डिपेंड कितने सारे ऐसे प्राणी होंगे, जंतु होंगे जो कि उससे प्रभावित होंगे। कहने का मतलब एक पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारे वेराइटी पक्षियों की आती है, वो उसके ऊपर डिपेंड, यानी बैठने के लिए छायादार जगह के लिए या फिर अपना घोंसला बनाने के लिए उस पेड़ पर डिपेंड। और मैंने क्या किया, मैंने पैसे दे दिया और वो पेड़ खरीद लिया, इसका मतलब वो पेड़ मेरा हो गया। वातावरण को भी शुद्ध करते हैं वो पेड़। जब उस पेड़ की कटाई हो जाती है, यानी उसको पनपने में लगभग 10 से 12 साल लगा, और मैंने पैसों के द्वारा उसको 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से हटवा दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ? प्रकृति को नुकसान हुआ, वो बारिश का भी कारण बन रहा है। मिट्टी के अंदर जो मृदा संरक्षण है, यानी मिट्टी को रोक रहा है, मृदा अपवर्तन को रोक रहा है, वो कार्य कर रहा है, और मैंने 1 घंटे में उसको नष्ट करवा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहां पर हमारे द्वारा विवेकपूर्ण कार्य नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में संसाधन के संरक्षण के उपयोग उपाय किए जाने चाहिए। सपोज कीजिए मुझे लकड़ी की आवश्यकता है ईंधन के रूप में, तो क्यों ना पेड़ की जो पुरानी टहनी है उस टहनी को मैं उपयोग में लूं, यानी उस टहनी को कटवा करके ईंधन के रूप में काम में लूं, या मुझे वो लकड़ी चाहिए तो क्यों ना वो एक पेड़ काटा जा रहा है या उसके कुछ टहनियां काटी जा रही है, उसके पास में 2-3 पेड़ और लगा दिए जाए, जिससे कम से कम वातावरण शुद्ध होगा। आने वाले समय में उस सभी ईंधन की प्राप्ति होगी जो मेरे द्वारा नहीं तो किसी और के द्वारा उपयोग में ली जाएगी। तो क्यों ना इस प्रकार के कार्य करके हम प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने में सहयोग करें। तो ऐसे अगर उपाय हम अपनाते हैं तो मेरे ख्याल से प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संरक्षण हम इजीली कर सकते हैं। वन संरक्षण एवं प्रबंधन तो क्या है? वन संरक्षण एवं इसके वन संरक्षण एवं इसका प्रबंधन। वन का क्या मतलब? वन क्या है? जंगल। जंगल 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ गिनी चुनी वनस्पतियां या पेड़ पौधे पाए जाएंगे। दूसरा ये है जिसके अंदर विविधता होती है, जैसे अपने भारत में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सदाबहार प्रकार के खूब सारे वेराइटियां वहां पर मौजूद रहती है। तो कोई पेड़ किसी प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, कोई पेड़ किसी प्रकार से लाभ पहुंचाएगा, कोई ना कोई उनसे फायदा होना है। तो ऐसी स्थिति में उस वन का संरक्षण किया जाना हमारे लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं वन में कौन होते हैं? पेड़ पौधे भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु भी होते हैं। पेड़ पौधों से जंतु को कुछ प्राप्त हो रहा है, जंतु से पेड़ पौधों को कुछ प्राप्त हो रहा है, कुछ ना कुछ तो फायदा है, दोनों एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका प्रबंधन आवश्यक है। वो प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं? वन में उससे वन को संरक्षित कर दिया जाए, यानी उस वन के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि सपोज कीजिए वहां पर कोई लकड़ी काटने के लिए व्यक्ति जाता है तो उसके लिए कोई ऐसा नियम बना दिया जाए कि सिर्फ पुरानी टहनी होगी या पुराना पेड़ है उसके कुछ चुने का टहनी होगी, उसी को तोड़ना है, या फल लगे मैं पूरी तरह से पके हुए उन फलों को ही तुम्हें प्राप्त करना है। वहां के जंगली जंतु है उनसे तुम्हें आखेट नहीं करना, उनका शिकार नहीं करना। तो ऐसा कुछ कानून बना दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा? प्रबंधन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम कौन कौन से उपाय ऐसे अपना सकते हैं? जैसे कल है पोषणीय सीमा तक कटाई की जाए, यानी पोषणीय सीमा तक की कटाई की जाए, यानी पेड़ है जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कुछ ऐसी टहनियां होंगी सिर्फ वहीं तक काटने की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरा ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आया और वो लकड़ी काट करके चला गया, बिल्कुल नहीं। जिसको रोजगार दिया गया है, जैसे किसी व्यक्ति ने वहां का ठेका लिया है, उसके अधीन 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ वो 10 व्यक्तियों को ही वहां की जानकारी रहेगी कि कौन सी टहनी है जिसको मैं काट सकता हूँ, कौन सी टहनी है जिसको
बचा करके रखना है, जिससे कि पादप में पुनः वृद्धि हो सके, पुनः उसमें जो उसका विकास कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो पोषणीय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। दूसरा है आग से रक्षा। आग से रक्षा का मतलब क्या है? आग से रक्षा यानी जंगलों में हम सुनते हैं कि आग लग रही है, अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी। तो आग से बचने के उपाय यानी आग लगने के उसके कारण को जानना चाहिए, किस समय लग सकती है, ऐसे वहां पर कुछ क्षेत्र निर्धारित होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए, ऐसा विभाग वहां पर होना चाहिए जो कि उससे आग के कारण को जानकर उसके ऊपर नियंत्रण कर सके। दूसरा, आग को बुझाने वाला जो यंत्र रथ होता है उसकी व्यवस्था भी वहां पर होनी चाहिए, जिससे इजीली अगर वो आग लग रही है तो तुरंत उस पर नियंत्रण किया जा सके। तीसरा है हानिकारक कीटों से सुरक्षा। हानिकारक कीट का मतलब क्या है कि जो कीट होते हैं, हानिकारक कीट वो कीट वन को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कीट को मारने के लिए छिड़काव की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जैसे इन दिनों में हमने सुना था टीडीओ का दल आया है जो हमारे नागौर डिस्ट्रिक्ट से भी होता हुआ निकला है। नागौर ये हमारे लाडू के पास में नींबू जो था जगह वहां से होता वो निकला है। तो इसका मतलब वहां पर वो क्या कर रहा है, जिस फसल के ऊपर बैठ गया, जिस प्लांट के ऊपर बैठ गया, उस प्लांट को पूरी तरह से वो नष्ट कर देता है। तो क्यों ना वहां पर ऐसा समुचित व्यवस्था हो कि उस कीट को पहले से ही नष्ट कर दिया जाए, या ऐसे उन पेड़ों के अंदर क्षमता उत्पन्न कर दी जाए जिसके फलस्वरूप वो पेड़ की तरफ आए ही नहीं। ठीक है, चौथा है कृषि व आवास के लिए जो वन की कृषि एवं आवास के लिए वन उन्मूलन किया जाता है। एक झूम खेती सुना होगा, झूम खेती क्या होती है? झूम खेती का मतलब होता है कि जो पेड़ होते हैं उनको हटा लिया जाता है, वहां से जला करके उस जगह को उर्वरकता बनाने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि अच्छी से अच्छी फसल प्राप्त की जाए। तो ऐसी स्थिति में जो पेड़ होंगे, वहां के आसपास की वनस्पति होगी वो तो नष्ट हो जाएगी। 3-4 साल के बाद में वो भूमि भी क्या हो जाएगी, ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि सिर्फ 1 या 2 प्रकार की फसल वहां से प्राप्त हो सकती है। तो ये खेती करने वाली आदिवासी जाति है, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, या फिर अपने ये आसाम वाला एरिया, वहाँ की आदिवासी जातियां इस प्रकार का कार्य करती है। अपने राजस्थान में भी होता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में। तो उस खेती पर रोक होनी चाहिए जिससे कि वन का उन्मूलन ना हो। वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है? वन को नष्ट करना। आवास के लिए फैक्ट्री लगा रही है, उसके लिए वन को ही नष्ट किया जा रहा है, वहां पर कोई फैक्ट्री लग रही है या कोई आवास बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां के लिए जो फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है या आवास बनाए जाते हैं उन पर भी पूरी तरह से अगर रोक लगा दी जाए तो वो संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अगला है ईंधन व इमारती लकड़ी के विकल्प। ईंधन व इमारती लकड़ी के विकल्प, यानी हमें ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में उस ईंधन या फिर इमारत के लिए हमें लकड़ी चाहिए, तो उसका कोई ना कोई विकल्प अल्टरनेट हम बना लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में वन को हम सुरक्षित रख सकते हैं, वन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। छठा है, ये 5 यहाँ पर होते, छठा इधर लिख रही हूँ। छठे का मतलब होता है जैसे कि बांध है और बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। बांध व बहुउद्देशीय योजना, योजना है, ये जब बनती है तो इसको तरीके से बनाना चाहिए। उस एरिया बांध बन रहा है तो काफी एरिया की आवश्यकता होती है, वहां की वनस्पतियों को हटा दिया जाता है, तो उन पर डिपेंड रहने वाले प्राणी है, जंतु है, वो भी क्या हो जाएंगे, वहां से हट जाएंगे। इसका मतलब प्रकृति क्या हो रही है, प्राकृतिक संसाधन क्या हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में बांध या बहुउद्देशीय योजनाएं जब भी बनती है तो उनको तरीके से सिस्टम से बनाया जाना चाहिए जिससे कि हम इसका उपयोग, इसका संरक्षण कर सकते हैं। आगे है जन चेतना जागृत करना।
मनुष्य से यानी लोगों से जन चेतना को जागृत करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, खेजड़ी जोधपुर के पास में एक जगह है, वहां पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक कोई अमृता देवी थी, उसने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए उससे वो लिपट गई थी, काफी सारे वहां जन हानि हुई थी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या थी, जन चेतना थी। और आज भी वहाँ खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है, हिरण की पूजा की जाती है। जो सलमान खान वाला कांड है वो उससे जुड़ा हुआ है, यानी उसने शिकार किया था काले हिरण का, और वो काले हिरण विष्णुई समाज है, उसके क्या है, वो पूजन करते हैं। तो वो विष्णुई समाज क्या चाहता है, उसका संरक्षण चाहता है, इसलिए जन चेतना को जागृत करना अनिवार्य है। आगे है सामाजिक मानिकी। सामाजिक मानिकी से क्या अभिप्राय है? सामाजिक मानिकी का मतलब होता है मानिकी। इससे अभिप्राय क्या होता है, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए ही संरक्षण किया जाए। अर्थात सार्वजनिक स्थल है, वहां पर पेड़ लगाए जाए, ठीक है। सार्वजनिक स्थल पर पेड़ लोगों के द्वारा भी लगाया जा सकता है, लोगों के लिए ही लगना है, गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाया जा सकता है, जो लोगों के द्वारा ही लगने होते हैं। तो वो क्या है, हमारी सामाजिक वानिकी है, यानी उसको हम प्रेरित करके इनका संरक्षण कर सकते हैं। वन संरक्षण के लिए कुछ कानून की सख्ती से अनुपालना, यानी वन संरक्षण अधिनियम की पालना या कानून व्यवस्था को स्ट्रिक्टली अपनाया जाए। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, जो कानून बना हुआ है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ सजा निर्धारित है, सपोज कीजिए जंगल के अंदर गए, वहां पर वो क्षेत्र ऐसा निर्धारित किया गया उसकी, उसमें आप विचरण नहीं कर सकते, वहां से आप कोई फल भी तोड़ कर नहीं ला सकते हो, कोई व्यक्ति वहां जाकर के कुछ ऐसा कर रहा है, इसका मतलब उसने गैर कानूनी कार्य किया है। तो उसके लिए जो कानून निर्धारित है उस कानून के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो वो ना हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हमें इससे संबंधित सामाजिक मानिकी और है उनके बारे में